एक बार फिर से मेरे जंग लगे हुए कैमरों के साथ मैं एक बार फिर से निकला इन बनारस की गलियों में 80 घाट के लिए, आरती का आनंद लेने के लिए। और मेरे साथ में थे मेरे गांव से आई हुई मेरी माता जी और मेरे मौसा जी। उन लोगों को लेकर के मैं आरती को देखने के लिए चला गया, लेकिन आरती लेट थी इसलिए मैं उन लोगों को बैठा करके थोड़ा फ़ोटो शूट में मैं निकल गया। फ़ोटो शूट के समय मुझे 2 बंदर दिखे जो कि बुढ़िया के बाल और हवा मिठाई लेकर के खेल रहे थे। मेरा मन कहा कि मैं थोड़ा छीना झपटा करूं, मैंने छोड़ दिया उन लोगों को और मैं आगे निकल गया। कुछ दूर आगे जाने के बाद मुझे एक दादी अम्मा दिखाई पड़ी जो कि बहुत ही ज़ोर शोर से अपनी एक जो है दिया बनाने में लगी हुई थी, जो कि गंगा माँ में प्रवाहित करने के लिए। इस दीपक की कीमत थी मात्र 25 रुपये। मैंने लिए नहीं, हालांकि मैं वीडियो शूट करके वहाँ से खिसक लिया। बाद में मैंने सोचा कि मैं थोड़ा कुछ रिकॉर्ड कर सकता हूँ, मेरे अंदर ये टैलेंटेड है। तो मैं सबसे पहले मैगी वाले के यहाँ गया और मैगी वाले के जैसे ही मैं पहुँचा वहाँ पर उसने पूछा क्या आपको मैगी चाहिए। मैंने बोला मुझे नहीं चाहिए मैगी। उन्होंने बोला भाग जाए यहाँ से। मैंने तुरंत वहाँ से बैगिया डाला और मैं एक नाव का रिकॉर्ड करने के लिए घाट की तरफ बढ़ने लगा। मैंने जैसे ही नाव की रिकॉर्डिंग स्टार्ट की, नाव ने अपना पछवाड़ा दिखाकर जैसे कि बोला हो कि मैं तुम्हारे कैमरे के अंदर, तुम मेरा फ़ोटो मत खींचो। और मैं वहाँ से मैं फिर से खिसक गया और मैं आ गया आरती में, जहाँ से मुझे आरती में शामिल होना था। लेकिन फिर भी आरती थोड़ी होने में लेट थी और मैं जगह खोजते खोजते जा कर के एक किसी कोने में बैठ गया। उससे पहले जगह मिले मुझे, मैं सोचा थोड़ा सा वीडियो बना लूँ, क्या पता आगे मुझे समय मिले या ना मिले। मैं वीडियो बनाता गया, लेकिन अभी भी थोड़ा लेट था आरती में, इसलिए मुझे वहाँ से थोड़ा कुछ दोस्त लेकर के 3 बार तक मुझे रिकॉर्ड करना पड़ा। और मैंने माता जी और मेरे जो गांव से आए हुए मेरे मौसा जी हैं, मैंने उनको एक जगह ऊंचाई पे टीले पे मैंने उनको बैठा दिया। टीले के कहना मतलब ये जो सीढ़ियाँ दिखाई रही हैं इन्हीं में वो लोग भी बैठे पड़े हैं। और मैं नीचे चला गया जहाँ पर सोफ़ा लगा हुआ था। सोफ़ा कहने का मतलब है जो कि मिट्टी रेत पर बिछी हुई चटाई। मैं वहाँ पर चला गया क्योंकि मुझे वीडियो को शूट करना था। हालांकि समय था, मैं अच्छी जगह बैठ सकता था, लेकिन मुझे वीडियो के चक्कर में मुझे वहाँ पे नीचे बैठना पड़ा। जैसे मैं ही नहीं, सभी लोग कुत्ते की तरह वहाँ पे बैठे पड़े थे। मैं भी वहाँ पे जा कर के भैंस की तरह बैठ गया। इसके बाद तालियों की गड़गड़ाहट से आरती स्टार्ट हुई। थोड़ा वीडियो शूट किया। वीडियो शूट करते समय मेरा एक फ़ोन नीचे गिर गया, लेकिन दूसरा वाला फ़ोन में जिसे शूट कर रहा था वो मेरे हाथ में ही था। मैं वीडियो को शूट करता गया और सब मिला करके वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबी चौड़ी होती जा रही थी, लेकिन मैंने भी हार नहीं मानी। मैंने वीडियो को कट करते हुए आरती को शॉर्ट में कर दिया। जो 10 मिनट की आरती थी उसे मैंने 4 मिनट में कर दिया। और मैंने ठान लिया था कि मैं आप सबको आज आरती दिखा कर ही रहूँगा। आरती होने लगी, मैं भी इधर उधर से कैमरा ले करके सबका शूट करने लगा। इसी बीच में आरती से उठापटक स्टार्ट हो गई। पुजारी जी कहने कि आप लोग उठने की कोशिश ना करें, पंक्तिबद्ध से आप लोग आकर के करें। तो फिर मैंने क्या किया, मेरे एक छोटे वाले हाथ से कहने का मतलब है मैं पीछे था, इसलिए मुझे अपने दूसरे हाथ से लेकर के और जो सामने वाला कैमरा होता है उससे मुझे वीडियो पूरी शूट करनी पड़ी। और मेरे हाथ की जो है वाट लग गई। कम से कम मुझे 10 मिनट तक कैमरा को ऐसे ही लेकर के पड़ा था, क्योंकि मुझे आप सबको वीडियो दिखाना था आरती का। इसका कष्ट सहने के बाद मैंने सोचा आचार्य जी जो है मुझे हवा देने के लिए पंखे का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन ये गलत साबित हुआ। वह आरती का ही एक भाग था जो कि माँ गंगा को आरती के समय दिया जाता है। मैं एक बार निराश हो गया, फिर भी मेरा काम था वीडियो को शूट करता। मैंने कसम खाई थी कि आज मैं पूरा वीडियो शूट करके ही वहाँ से जाऊँगा। खड़ा रहा मैं जब तक आरती होती रही। आरती के कुछ समय बीत जाने के बाद, लेकिन दोस्तों हार मैं भी मानने वाला नहीं था। मैं भी आरती ख़त्म होने का इंतज़ार कर रहा था। जैसे ही आरती ख़त्म होती मैं वहाँ पे रखा हुआ केला लेकर फरार होने की फिराक में था, लेकिन वहाँ का जो एक पुजारी था आकर के वहाँ पर बैठ गया। पहले से वो धरना देता गया, लगता उसे मेरे ऊपर शक हो गया था और
मुझे लगा कि वहाँ से सभी लोग को पलायन करने वाले, तो मैं भी वहाँ से कैमरा लेकर के चुपचाप वहाँ से मैं निकल गया। कहाँ? 80 की गलियों में। सोचा कुछ पेट पूजा होगी, लेकिन कुछ लोग सरकारी कामों में इतनी बिजी थे कि उन लोगों को सचिवालय जाने पड़ा। सचिवालय का अर्थ है कि शौचालय की खोज में लोग निकल गए, और मैं कैमरा लेकर के कुछ खाने की तलाश में निकल गया, जो कि मेरी माताजी मेरे पीछे पीछे आ रही हैं। पीछे ही हमारी माताजी दिख रही हैं आपको। वहाँ से मैं सोचा कुछ खाया पिया जाए, लेकिन मौसा जी मेरे पीछे, जो कि सचिवालय में गए थे सिग्नेचर करने के लिए। सचिवालय से निकलने के बाद वो भी मेरे पीछे पीछे आने लगे, और पीछे से आने पर थोड़ा मन किया थोड़ा चाय पिया जाए एक जगह, लेकिन चाय मैं कहाँ पीऊँ। एक जगह जाने के बाद कि हाँ, बनारस है गुरु, कोई भी कहीं पे भी किसी को भी ठग लेता है, इसलिए मैं ऐसी जगह गया जहाँ पे चाय सस्ती और कड़क अच्छी मिलती है। तो मैं गया वहाँ से भोला अंकल के यहाँ, जो कि चाय की एकदम ज़बरदस्त क्वालिटी बनाते हैं, और मैंने बोला चाचा मुझे चाय चाहिए 3 कप। तो चाचा ने बहुत ही जायकेदार वाली चाय बनाई। हालांकि उन्होंने थोड़ा वेट करवाया, लेकिन चाय की खासियत जिस तरह होती है, पहले 3 बुड्ढों को पिलाया, उसके बाद हम लोगों को उन्होंने दिया। तो हालांकि चाय बनाने में अंकल ने थोड़ी देरी की, लेकिन चाय बहुत ही जायकेदार और लाजवाब बनाई। तो चाय हम लोगों ने पिया, और चाय पीने के बाद थोड़ा सा हम लोग मार्गदर्शन करने के लिए आगे निकल गए। वहाँ से धीरे धीरे पलायन करने के बाद मैं अपने गंतव्य के स्थान की ओर निकल दिया, जो कि मेरी माता जी मेरे साथ ही थी, और मेरे मौसा जी भी मेरे साथ ही थे। और मैंने अचानक देखा कि डॉल्फिन उड़ती हुई, मछलियाँ उड़ती हुई नजर आई, एक भाई कराह पीटते हुए। मैं भी चुपचाप गलियों में इस कोने से उस कोने निकल गया। लास्ट में मैं लंका गेट पहुंचा, जहाँ से लंका जैसे एक गेट इमारत दिखाई पड़ती है, जिसे हम बिच्छू भी कहते हैं। इसी तरह हालांकि मैं इन हाथियों से पूछते हुए घोड़ों के दाम, हाथी और घोड़ों के दाम पूछते हुए वहाँ से गलियों का रास्ता नापता निकल गया, क्योंकि मुझे नहीं तो एक भी हाथी मिला और ना ही घोड़ा। कहने का तात्पर्य ना तो कोई ऑटो मिला और ना ही कोई रिक्शा। उस समय मैं बहुत ही अचंभत में पड़ा कि बनारस में मैं सोचा कि आज ही एक ऑटो निकलवा लूं, लेकिन मेरे पास उतने पैसे नहीं थे। मुझे पैदल ही वहाँ से का रास्ता नापना पड़ा, और साथ में मेरी माता जी को, फिर मेरे मौसा जी को भी साथ में मेरा पूरा रास्ता नापना पड़ा। कुछ दूर आगे जाने के बाद मुझे कुछ भीड़ दिखाई दी। लग रहा था मैं फिर से उसी रास्ते पर निकल पड़ा हूँ, और ये सत्य ही था। मैं जिस रास्ते पर था वह वही रास्ता था कि क्योंकि सभी लोग ही पैदल जा रहे थे, किसी के पास भी साधन नहीं था। कुछ दूर आगे जाने के बाद मुझे एक चौराहा दिखाई दिया। सोचा फिर मैं एक चाय पी लूँ, लेकिन स्वास्थ्य सही न होने के कारण मैंने चाय नहीं पिया, और वहाँ से मैं आगे चलता गया। सोचा कि कुछ समोसा खा लूँ, लेकिन फिर बाहरी वस्तु मुझे अच्छी नहीं लगती, क्योंकि अंदर की चीज़ें मुझे खाना ज़्यादा अच्छा लगता है। चुपचाप एक हाथ से मोबाइल उठाए हुए, कैमरा उठाए हुए मैं आगे बढ़ता गया, और मेरे पीछे मेरी माता जी और मेरे जो मौसा हैं वो मेरे साथ चलते गए। कुछ दूर आगे जाने के बाद लंका के गेट मुझे दिखाई देने पड़ा। मैंने कहा अब ऑटो लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, और मैं वहाँ से डायरेक्टली लंका के लिए सीधा ही निकल गया। और मैं बात करते हुए वहाँ से, उन गलियों से चुपचाप मैं वहाँ से निकल गया, क्योंकि अंधेरा बहुत ही घना हो रहा था और ठंडी बहुत ही ज़ोर से पड़ने वाली थी। कुछ दूर आगे जाने के बाद मुझे एक ऑटो दिखाई दिया, जहाँ पर मैं जाकर के उससे पूछा, क्यों भैया चलोगे क्या करौदी में? तो बोला नहीं, करौदी में नहीं, हाउदी में जाने वाला हूँ। उसके बोलने के तरीके से मुझे पता चल गया कि वो जाने वाला कहाँ। वहाँ से निकलते समय मैंने माँ और मौसा जी के साथ एक फ़ोटो सेल्फी क्लिक किया, और फिर वहाँ से मैंने निकल दिया पैदल मुस्कुराते हुए। यहीं तक रही जर्नी है, बगली जर्नी है हमारी प्रयागराज महाकुंभ के। मिलते हैं महाकुंभ में। मुझे एक टोटो मिल गया, और मैं उस टोटो में जाकर के बैठ गया और अपने रूम की तरफ निकल गया। और मैंने ये कहते हुए मन में निकल गया कि अब मैं कल महाकुंभ में जाने वाला हूँ, प्रयागराज। तो मिलते हैं कल प्रयागराज के महाकुंभ में। अगर वीडियो चले